अगर मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन आपसे समझूं, उसमें फंड्स भी हैं, स्टॉक भी हैं, रियल एस्टेट भी है, कोई आपसे समझने आता है तो आप कैसे उसको समझाते हैं? ये एलोकेशन बना के आप लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं, फिर आपको बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आप ये समझाइए कि सोना बेचने का नियम क्या रहता है? तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इन फ्यूचर भी सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी? सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि सिल्वर भी गोल्ड के साथ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। इसने गोल्ड एंड सिल्वर में ज्यादा निवेश कर दिया है, तो क्या वो बहुत बड़ी गलती है? यदि आपका एलोकेशन इक्विटी में बहुत कम है और गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से सही समय है कि आपको अपने एलोकेशन को सही करना चाहिए। नियम बदल रहा है तो निवेश का तरीका बदलने का समय भी सोने चांदी में आ गया है क्या? अगर आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम है तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए आपको। एज के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश का क्या कोई फॉर्मूला होता है? अब यंग हैं तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो का 15-20% एलोकेशन आप गोल्ड में कर सकते हैं। लगातार कई महीनों तक पैसे निकालते रहना, फिर जून में अचानक से इतना पैसा गोल्ड ईटीएफ में आ जाना, तो ये इन्वेस्टर का मूड इतनी जल्दी जल्दी बदल क्यों रहा है? तो ये कुछ कारण हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर से निवेशकों का जो लगाव है वो आज भी उतना ही है। और मैं गोल्ड ईटीएफ में निवेश करूं या मैं गोल्ड फंड में जाऊं, मैं कैसे डिसाइड करूं? कि अगर आपको गले में हार पहनना है तो आप ईटीएफ तो नहीं पहनोगे, आपको सोने का हार ही पहनना होगा, तब तो ठीक है। पर निवेश करना है तो आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ के बारे में ही सोचना चाहिए। ज्वेलर्स स्कीम देते हैं, क्या इन स्कीम्स में पैसा डालने के फेवर में आप रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड में निवेश का सबसे बड़ा नियम आपके हिसाब से क्या है? पोर्टफोलियो का 15-20% हिस्सा और किस्तों में निवेश करना ये बेहतर विकल्प होगा। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि सेबी ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के नियम अब बदल दिए हैं। खासकर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये नियम ज़्यादा, मैं कहूँगी, समझने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ज़्यादा करीब अब कीमतें रह सकें, इस उद्देश्य से बहुत से बड़े बदलाव किए गए हैं। हम उनको भी समझेंगे। गोल्ड और सिल्वर में कैसे आपको निवेश करना है वो भी हम जानेंगे। ईटीएफ में हमने देखा लगातार बिकवाली हुई, लेकिन जून के महीने का जो आंकड़ा आया वो ये बता रहा है कि रुझान ईटीएफ में एक बार फिर से लोगों का बढ़ा है। और ये सारी बातें समझने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जाने माने फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट और फाउंडर ऑप्टिमा मनी मेरे साथ हैं पंकज मटपाल सर। बहुत स्वागत है सर आपका। शालिनी जी नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने बुलाया अपने शो पर। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने व्यूवर को बता दूं कि आप पैसा बोलता मैं पहली बार सर को जरूर देख रहे हैं, लेकिन आपने अलग अलग बिजनेस चैनल पर सर को देखा है। और जी बिजनेस में जब मैं थी तब भी सर के साथ मैंने काम किया था। पॉडकास्ट शुरू करने के बाद ये मेरी पहली बातचीत सर के साथ जरूर है। आगे बढ़ते हुए सर, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि ये जो बदलाव है ये किस तरह का है, और इजी ढंग में अगर आप हमें समझा सकें तो ये नए जो बदलाव सेबी की तरफ से किए गए हैं, ईटीएफ निवेशक उन्हें कैसे समझे? जी देखिए, जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी प्राइस होता है वो अंडरलाइंग असेट पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर गोल्ड ईटीएफ की बात की जाए तो जो फिजिकल गोल्ड का जो प्राइस है उससे ही आपकी ईटीएफ का प्राइस निकलेगा। तो ये तो एक चीज़ है। उसके अलावा सप्लाई एंड डिमांड, यदि डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रीमियम हो सकता है और डिमांड कम होगी तो उस पर डिस्काउंट हो सकता है। तो इसके लिए इसे आप कैसे प्राइस को डिस्कवर करेंगे? अभी तक क्या होता है कि जो इंडिया में जो गोल्ड सिल्वर का प्राइस है उससे प्राइस निकलता है। अब यहाँ पर कई बार ये हो सकता है कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ अगर 24 घंटे ट्रेडिंग हो रही है गोल्ड सिल्वर में, और यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो 2 दिन पुराना है, मान लीजिए कि वीकेंड है और उससे पहले का प्राइस आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसे में आपका जो ईटीएफ का प्राइस निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं
इंटरनेशनल मार्केट के साथ अलाइन नहीं होता है। तो इसको ठीक करने के लिए सेबी ने नियम बनाया है जो कि 1 सितंबर से इफेक्टिव होगा, कि जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड सिल्वर का प्राइस होगा उसके साथ आपका जो प्राइस है वो अलाइन करना है। और इसके लिए क्या होगा कि ओपनिंग से पहले प्री ओपन मार्केट में आपको ऑप्शन मिलेगा जहां पर एक 6% के बैंड के साथ में जो प्राइस है उससे प्लस माइनस 6% के बैंड में ट्रेडिंग होगी। तो इससे एक लिमिटेड दायरे में ट्रेडिंग होगी और जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो सेम जो इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी का भाव चल रहा होगा उससे अलाइन हो जाएगा। तो इसका जो मकसद है शालिनी जो सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी, प्राइस एफिशिएंसी और साथ में जो इकोसिस्टम है ईटीएफ का इंडिया में उसे और भी मजबूत करना। तो ये बेसिकली देखिए सिल्वर गोल्ड में पैसा बनेगा या ज़्यादा कम कैसे बनेगा ये कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं भी जो है वहाँ ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में और साथ में हमारा जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट से अलाइन रहे। और इसलिए भी ज़रूरी है, यदि स्पेशली गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड की माइनिंग इंडिया में अभी ना के बराबर होती है और हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारा जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ में अलाइन रहे। क्या इसका फायदा तब ज्यादा होगा सर जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से बहुत किसी दिन सोने का भाव बढ़ गया या एक दिन हम देखते हैं कि बिल्कुल धराशायी हो गया, तो वो वाले जो दिन रहेंगे जहां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, तो ये जो नया नियम है उसके बाद थोड़ा फायदा ज्यादा हो जाएगा। अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चाहे वो बात हो इंटरनेशनल मार्केट की या इंडिया की, अब हो सकता है उल्टा भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है बट उस वक्त इंडिया में नहीं है, तो शायद आपके ईटीएफ प्राइस पर उसका उतना बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता, पर उसका विपरीत भी हो सकता है। तो ऐसे में सिंपल है कि जो भी होगा वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस में काफ़ी प्राइस बढ़ गया या कम हो गया इंटरनेशनल मार्केट में और हमें उसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर उल्टा हो रहा है कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस एफिशिएंसी होगी। अब मैं काम की बात के ऊपर आती हूँ सर, क्योंकि ये जो नए बदलाव हैं इनको तो बहुत शानदार और आसान तरीके से आपने समझा दिया, लेकिन इसको सुनने के बाद अब इन्वेस्टर क्या करे? क्या वो ये सोचे कि नियम बदल रहा है तो मुझे अपना इन्वेस्टिंग पैटर्न भी क्या बदलना चाहिए? तो निवेश का तरीका बदलने का समय भी सोने चांदी में आ गया है क्या? जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले एक बात बताऊँगा। कई बार ये भी होता है कि निवेशक कहते हैं, मतलब हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो हमेशा कहते हैं कि अगर निवेश करना है तो आपको ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए गोल्ड में, और फिजिकल गोल्ड सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करना चाहिए। पर निवेशक कई बार ये बात बोलते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि प्राइस डिफरेंस, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि ईटीएफ का प्राइस तो बहुत बढ़ गया है बिकॉज यहाँ पर बहुत डिमांड है, प्रीमियम चल रहा है, तो क्यों ना हम फिजिकल गोल्ड में करें, तो जो सोने का भाव मार्केट में वही भाव हमें मिलेगा। अब यहाँ पर यदि मेरा भाव जो है वो एक एफिशिएंट वे में होगा तो ये शिकायत निवेशकों को नहीं रहेगी कि हम ईटीएफ में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस है वहाँ पर प्रीमियम चल रहा होता है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा अभी कि क्या निवेशकों को गोल्ड में निवेश आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ओवरऑल बात करें गोल्ड में तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आप रिसेंसी बायस जिसे हम कहते हैं या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पिछले कुछ समय में गोल्ड में रैली हुई, मेरा इन्वेस्टमेंट कम था तो मुझे अब कर लेना चाहिए या निवेश बढ़ा देना चाहिए, इस बात के बजाय आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से, निवेश की अवधि के हिसाब से तय करना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर का एलोकेशन कितना होना चाहिए और कितना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये तय करें कि आपके पास में गोल्ड ऑलरेडी कितना है। अब देखिए हमने देखा था कि अगर चांदी का, बल्कि सोने से ज़्यादा हमने देखा पिछले एक साल में चांदी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा, और हुआ ये कि जब चांदी का भाव 4,20,000 रुपया पर किलो का था तो ज़्यादा निवेशक आ रहे थे, और जब वो 2.5 लाख रुपए पर केजी पे आ गया तो उल्टा कम निवेशक आना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। सेम हमने सोने में देखा। तो ये गलत है कि आप तेज़ी देखकर एंटर होते हो और जब थोड़ा सा गिरावट आती है तो आप निकलना शुरू कर देते हो या इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हो। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, वो 10, 15, 20% हो सकता है,
जो गोल्ड में, मेनली गोल्ड में और थोड़ा बहुत सिल्वर में होना चाहिए। तो निवेशकों को बिल्कुल, अगर आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम है तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए आपको। और हमने ये भी देख लिया है कि मार्केट सोने चांदी का काफ़ी करेक्ट हो गया है, जो ऊपर के स्तर थे, तो उसको देखते हुए बिल्कुल आपको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। और अब जैसा हम बात कर रहे हैं ETF की, तो शिकायत भी नहीं है कि ETF में नहीं करेंगे और फिजिकल गोल्ड में करेंगे, तो आप ETF के जरिए ही कीजिए, म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। मुझे ये भी समझाइए कि इसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? मतलब 20 साल का या 22 साल का कोई अगर नया इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या उसका एलोकेशन अलग होना चाहिए? 50 साल का कोई शख्स अगर गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एलोकेशन क्या अलग होना चाहिए? मतलब एज के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश का क्या कोई फॉर्मूला होता है? शालिनी जी, एज के हिसाब से फॉर्मूला हो सकता है, पर यह हमेशा सही साबित होगा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार कहा जाता है कि आप यंग हैं तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, पर ये हर तरफ हर समय शायद सही नहीं होगा। उसका कारण क्या है? अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यंग एज, बट आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है? अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करना है, पर आप 20 साल के हो, और आप 20 साल के ऊपर आपको 20 साल के लिए निवेश करना है, तो बात बदल जाती है। उसी तरह रिस्क की बात की जाए तो हो सकता है कि कोई यंग पर्सन है पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अलग होगी। कोई व्यक्ति 60 साल का है लेकिन सारी ज़रूरतें, सारे उसके गोल्स पूरे हो चुके हैं, वो कहता है मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एज के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन तय नहीं कर सकते। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप यंग हैं और आपके पास जो समय है वो कम से कम 5 साल है, उससे अधिक का है। क्योंकि गोल्ड में भी, सिल्वर में तो और ज़्यादा, पर गोल्ड में भी हम देखते हैं कई बार गिरावट आती है और गिरावट काफ़ी समय तक बनी रहती है। अगर आप देखेंगे तो 2013 से लेकर 2018 के बीच में सोने ने कोई रिटर्न नहीं दिया। 32,000 रुपये पर 10 ग्राम का भाव था, वहाँ से गिरकर 26,000 पर आ गया था, और फिर उस भाव पर जाने के लिए उसे 6 साल लग गए। तो इसके लिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि समय थोड़ा चेंज हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बट से पहले और के बाद सोने में निवेश का तरीका भी और सोने से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी बदल गई है। पर फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि सोने ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इसलिए मुझे सोने में ही निवेश करना चाहिए अगले 1 साल के लिए, तो ये गलत होगा। तो आप यंग हैं और समय आपके पास, में 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर 4-5 साल का समय है, तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो का 15-20% एलोकेशन आप गोल्ड में कर सकते हैं। पर अगर आपके पास में समय बहुत कम है तो मेरे हिसाब से एलोकेशन को कम रखिए, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं जिन्हें आसानी से समझना या प्रेडिक्ट करना शायद मुश्किल हो। तो इसके लिए उस रिस्क को समझते हुए आपको एलोकेशन फिर कम करना चाहिए। तो अपने पोर्टफोलियो में आप 5% से 20% तक एलोकेशन रख सकते हैं, पर डिपेंडिंग कि आपका होराइजन कितना लंबा है। मैं थोड़ा इन्वेस्टर का मूड भी आपसे समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि जून का जो आंकड़ा आया ETF का, वो ये बता रहा है कि अचानक से 4,900 करोड़ का निवेश हमने गोल्ड ETF के अंदर देखा, जबकि उसके पहले मैं चाहे मई की बात करूं, चाहे अप्रैल की करूं, मार्च की या फरवरी की हम बात करें, तो लगातार 4 महीने से हम देख रहे थे कि गोल्ड ETF में जो पैसे हैं उनकी निकासी हो रही है। तो लगातार कई महीनों तक पैसे निकालते रहना, फिर जून में अचानक से इतना पैसा गोल्ड ETF में आ जाना, तो ये इन्वेस्टर का मूड इतनी जल्दी जल्दी बदल क्यों रहा है? देखिए, इमोशनल बायसेस हैं, ये तो हमेशा देखा जाता है, चाहे गोल्ड की बात करें या किसी और असेट क्लास की बात करें। निवेशक अक्सर देखा जाता है जब तक आप किसी मॉडल के तहत काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो तो एक मॉडल फॉलो करते हैं कि उन्हें पता है कि वैल्यूएशंस कैसी हैं, डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से तय करते हैं कि कौन सा असेट क्लास कब कैसे लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए निवेश को लेकर। लेकिन आम निवेशक अक्सर इमोशनल डिसीजन लेता है। तो यदि आप मई मंथ की बात करें तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए निवेशकों ने काफ़ी हद तक सोना बेचा। उसके अलावा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि अब सोना नहीं खरीदना चाहिए, मैंने देखा कि इमीडिएटली उसका भी असर दिखाई दिया, तो निवेशकों ने खरीदना कम किया या बेचना शुरू किया। तो इस तरह से कई बार इमोशनल डिसीजन या किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर भी डिसीजन लिए जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी देखी हमने, जब प्राइस गिरना शुरू हुआ तो उस वक्त भी निवेशकों ने अपना निवेश कम कर दिया।
तो ये कई कारण रहे। अभी आपने कहा कि अब क्यों बढ़ रहा है, उसके भी फिर कारण है। कारण ये है, एक तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और दूसरा ये है कि प्राइस जो है वो ऊपर के स्तर से काफ़ी अब करेक्ट हो चुके हैं। तो इसको लेकर निवेशक थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, और या इस उम्मीद में जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया था पहले और नीचे के भाव में उन्हें फिर से मौका मिल रहा है कि वो दोबारा एंटर करें, तो वो एंट्री कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर से निवेशकों का जो लगाव है वो आज भी उतना ही है, और जब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी तब भी उतना ही था। ये समय समय पर डिसीजन जो होते हैं वो इमोशनल हो सकते हैं या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखे जा रहे थे। फिजिकल गोल्ड को लेके तो सर आपने पहले ही कह दिया कि अगर यूज करना है तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फिजिकल गोल्ड में, लेकिन एक और कंफ्यूजन रहता है, वो रहता है ईटीएफ और फंड के बीच में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि गोल्ड ईटीएफ किसके लिए है, फंड किसके लिए है, और ये कैसे हम डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा बना हुआ है। मतलब मैं गोल्ड ईटीएफ में निवेश करूं या मैं गोल्ड फंड में जाऊं, मैं कैसे डिसाइड करूं? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक फिजिकल गोल्ड की बात है, आपने वो बात बिल्कुल दोहरा दी है, और मैं बिल्कुल इस बात को हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको गले में हार पहनना है तो आप ईटीएफ तो नहीं पहनोगे, आपको सोने का हार ही पहनना होगा, तब तो ठीक है। पर निवेश करना है तो आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ के बारे में ही सोचना चाहिए। शालिनी जी की बात और कहूँगा, देखिए कई बार निवेशक ने इस बात पर डिबेट करते हैं कि फिजिकल गोल्ड क्यों नहीं रख सकते, या मैं ज्वेलरी पहन लूँ तो क्या नुकसान है, वो ले लूँ तो निवेश भी हो जाएगा और मेरा कंजम्पशन भी होगा। पर एक बात और भी है कि अक्सर आपने देखा होगा फिजिकल गोल्ड को बेचना उतना आसान नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह रहे बेच नहीं सकते हैं, पर इमोशन ज़्यादा आते हैं उस पर। जब वो रखा रहता है सामने ना, तो आप बेचना नहीं चाहते जब तक कि मजबूरी ना हो जाए। पर ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप इसी इरादे से करते हैं कि भाई मेरी जब ज़रूरत होगी उस वक्त पर इसको बेच के मैं ये अपना काम पूरा करूँगा, या फिर प्रॉफिट होगा तो मैं इसको बेच दूँगा। मैंने अगर इस इन्वेस्ट किया है गोल्ड ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में, ये सोच के कि जब पैसे इकट्ठा हो जाएगा तब मैं इसे बेचकर घर बाय करूँगा, मकान बाय करूँगा, उसके लिए मैं अपना डाउन पेमेंट करूँगा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। पर जब ये फिजिकल गोल्ड होता है ज्वेलरी के रूप में तो खास तौर पर वैसे अगर बार्स एंड कॉइन्स, तब भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपके इमोशन वहाँ पे अटैच होते हैं। अब बात आपकी थी सीधी सी कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कैसे डिसाइड करें। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि जो गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेसिकली फंड ऑफ फंड्स होते हैं, यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल गोल्ड में नहीं करते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ जो होता है वो गोल्ड ईटीएफ के सामने फिजिकल गोल्ड स्टोर करता है, और जो म्यूचुअल फंड होता है वो बेसिकली फंड ऑफ फंड्स होता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में निवेश करेगा। तो अल्टीमेटली जो रिटर्न्स की हम बात करें, रिटर्न्स तो सेम ही होंगे। अगर गोल्ड ईटीएफ का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपके गोल्ड फंड ऑफ फंड की एनएवी भी कम ज़्यादा होगी। लेना किसको चाहिए? अगर देखिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से गोल्ड फंड ऑफ फंड यानी गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो आपके लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि आसानी से आप एक अमाउंट डिसाइड करके उसमें एसआईपी कर सकते हैं, और डीमैट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसके लिए, आपको अमाउंट फिक्स होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप एक तरह से ट्रेडिंग करें कि मैंने अभी बाय कर लिया थोड़ा, मैं कुछ दिनों के बाद में उसे इमीडिएटली बेच दूंगा, तो और डीमैट अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास है, उसमें मैं शेयर्स पहले से बाय करता ही हूं, तो क्यों ना मैं ईटीएफ अपने हिसाब से बाय करूं और फिर उसे बेच भी दूं। क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है, जो प्राइस होता है ना वो रियल टाइम बेसिस पर डिसाइड होता है। मतलब जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, फंड ऑफ फंड है, उसकी एनएवी दिन में एक ही बार बनती है। जब मार्केट क्लोज होगा उस दिन का गोल्ड ईटीएफ का प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसके हिसाब से आपकी एनएवी तय होगी। पर जो गोल्ड ईटीएफ होता है या सिल्वर ईटीएफ होता है, कोई भी ईटीएफ हो, उसका जो प्राइस होता है वो रियल टाइम बेसिस पर चेंज होता है। तो यदि मान लीजिए हमने अभी बात की थी इंटरनेशनल मार्केट की, आपको गोल्ड का प्राइस मालूम चला और उसके हिसाब से गोल्ड ईटीएफ का प्राइस तय भी हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया में किसी भी न्यूज़ की वजह से मान लीजिए डिमांड कम ज़्यादा हो रही है दिन के टाइम पर, जिस टाइम पे ट्रेडिंग मार्केट आवर्स हैं, उन मार्केट आवर्स में मान लीजिए प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके चलते हुए आपको वहाँ पर ईटीएफ का प्राइस में काफ़ी वेरिएशन मिलेगा। तो अगर आप इस हिसाब से निवेश करना चाहते हैं कि मैं देखूंगा दिन में जिस वक्त पर कम है उस वक्त पर मैं एंट्री कर लूँगा और फिर होल्ड करूँगा, या प्राइस ऊपर आएगा तो सेम डे या बाद में बेच लूँगा, तो आप ईटीएफ में कर सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना है तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में बेटर रहेगी। एक बात और ऐड करना चाहूँगा शालिनी जी यहाँ पर,
कि अक्सर देखा जाता है जी। कि अगर आप ETF में SIP करना चाहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर आपको अलाउ तो करेंगे, पर क्योंकि जो ETF का प्राइस होता है वो प्राइस ऐसा तो होगा नहीं 2 रुपया या 4 रुपये, वो राउंड फिगर ही होगा। तो अगर आप 2000 रुपये की SIP कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपका जो बाइंग है वो एग्जैक्ट 2000 रुपये की नहीं होगी, थोड़ा कम की होगी, क्योंकि ETF में वो पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपके डेसिमल के बाद में 4 डिजिट तक आपको मौका मिलता है कि वो एक उसके फ्रैक्शन में मिल सकता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म SIP करनी है तो म्यूचुअल फंड ही बेहतर विकल्प माना जाएगा। सर, मैं चाहती हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में भी आप अगर आप थोड़ा बता दें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की चर्चा कर ली हमने, म्यूचुअल फंड की कर ली, ETF की कर ली, ये डिजिटल गोल्ड अभी बचा रह जा रहा है। देखिए, डिजिटल गोल्ड भी एक विकल्प है आपके पास में। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप सोने में निवेश करते हैं, डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं, तो वो वॉल्ट में आपका ये रखा रहता है सोना। तो जो कंपनीज अलाउ करती हैं वो अपने पास गोल्ड रखती हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास गोल्ड आ रहा है। यहाँ पे एक सुविधा और भी होती है कि आप उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप बात करते हो ETF की या म्यूचुअल फंड की, आप निवेश तो कर रहे हो और जो प्राइस बढ़ेगा उसका जो परफॉर्मेंस होगी वो भी फिजिकल गोल्ड के साथ ही अलाइन होगी। तो मान लीजिए किसी ने ये सोचा कि भाई मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए, जो आज से 15 साल के बाद 20 साल के बाद उम्मीद है, और उस हिसाब से मुझे निवेश करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ETF में या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और लगातार उस वक्त पर जितना पैसा बनेगा वो यूनिट्स को बेचकर या ETF को बेचकर उससे जाकर आप फिजिकल गोल्ड बाई कर लेंगे। पर जब बात होती है डिजिटल गोल्ड की, क्योंकि निवेशक जब फिजिकल गोल्ड में बाई करते हैं ये सोच के ही करते हैं मैं धीरे धीरे बाई करता रहूँगा और जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी पूरा सोना उस दिन मैं उसे ज्वेलरी बनाने में यूज़ कर लूँगा। तो यही चीज़ यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में है कि आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए कई निवेशक समझते हैं कि उसमें निवेश करना चाहिए और छोटे अमाउंट से कर सकते हो। बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म 100 रुपीज़ से भी आपको अलाउ करते हैं, तो छोटे अमाउंट से आप एक्यूमुलेट करते हो और एकदम जब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये भी एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। पर अगर मैं बात करूं रेगुलेशन के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से और जो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से, तो मुझे गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF ही बेहतर नज़र आते हैं। मैं आगे और निवेश के तरीक़ों के ऊपर चर्चा करूं, उसके पहले थोड़ी ख़बरों को लेके जो गहमा गहमी रहती है उसके ऊपर भी आपसे बात कर लेती हूं। सर, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक की बाइंग हमने देखा ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है, फिर हमने सुना कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं। ये सेंट्रल बैंक्स का सोना ख़रीदना क्या कहीं रुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या चाइना जिस तरह से अंधाधुंध खरीद रहा है सोना वो आगे भी चलता रहेगा? 2024 में हमने देखा, 25 में देखा, 26 में हम देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि 27, 28, 29, 30 अब सेंट्रल बैंक तो बस सोना खरीदते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं कहीं पर? क्या है भविष्य? देखिए, सोना जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो डेफिनेटली उम्मीद तो की जाती है कि जब भी देश की इकोनॉमी अगर मजबूत हो रही है तो कंट्रीज़ डेफिनेटली गोल्ड को स्टोर करेंगी और सेंट्रल बैंक्स मतलब बाइंग जारी रखेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि जिस हिसाब से आपने भी जिक्र किया 2025 का, शायद उतनी तेज़ी से ना हो, लेकिन हम गोल्ड में चाहे हम पब्लिक की डिमांड की बात करें या सेंट्रल बैंक्स की जो डिमांड है उसकी बात करें, तो मुझे उम्मीद है ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। और क्या मैं सोने का कुछ फंडामेंटल आपसे समझ सकती हूँ सर? हम जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमें पता है कि स्टॉक के फंडामेंटल क्या हैं, क्या देखना है, कैसे उनको ख़रीदना है, कब ख़रीदना है। क्या सोने में भी ऐसा कुछ होता है? फंडामेंटल क्या हमें चेक करने की ज़रूरत होती है? कुछ नियम है क्या इसके? देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। जब आप शेयर्स की बात करते हो तो वहाँ पर आप शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू जानते हो क्या है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम चल रहा है, प्राइस टू बुक क्या है या प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, वो आप देखने की कोशिश करते हो और साथ में कंपनीज के फंडामेंटल्स देखते हो, मैनेजमेंट देखते हो कि वो कंपनी कैसा बिजनेस कर पाएगी, उस सेक्टर्स में क्या डिमांड है। ये सब चीज़ें सोने में अप्लाई नहीं होती हैं। पर सोने में क्या अप्लाई होता है, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की बाइंग कितनी हो रही है, तो डिमांड कितनी बढ़ने वाली है और उस डिमांड की वजह से क्या प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो है डॉलर INR यानी कि जो करेंसी का डिफरेंस होता है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम सोना इंपोर्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अगर डॉलर महंगा होगा तो हमें
सोने का प्राइस महंगे हो जाएंगे क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये तो है नहीं कि कंपनीज़ वो चाहे फिर ETF एक AMC इशू करे या दूसरी AMC इशू करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो मेन चीज़ है वो यही आती है कि डिमांड के क्या आउटलुक है, कैसा डिमांड रहने वाली है, और दूसरी बात रुपये के अगेंस्ट में डॉलर कितना महंगा होने वाला है, रुपया कितना गिरने वाला है या कम गिरने वाला है, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट सर, अब एक और चीज़, अभी सोने और चांदी के जो भाव हैं वो डिसाइड कैसे हो रहे हैं? मतलब हम हमेशा से सुनते थे कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो होता है। सिल्वर जब लगातार बढ़ रहा था तो हमें ये पता था कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ इतना बढ़ गया है, इसलिए चांदी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी क्या ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है? हमने देखा कि अब तो युद्ध भी जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल शांति की तरफ है ही इस समय। ट्रम्प साहब भी खामोश बैठे हुए हैं। तो अभी ये जो गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट है, ये डिमांड सप्लाई ड्रिवन है, न्यूज़ ड्रिवन है, ट्रम्प साहब ड्रिवन है, ये चल कैसे रहा है बाजार फिलहाल? देखिए, पहली बात समझ लीजिए कि सोना और चांदी दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो क्योंकि जो सोना है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है और चांदी जो है स्टोर ऑफ वैल्यू भी है और इंडस्ट्रियल यूज़ भी है उसका। तो इसके लिए पहले हम सोने की अगर बात करें तो सोने में डिमांड, क्योंकि हम जानते हैं चाहे सेंट्रल बैंक्स की बात हो या स्पेशली इंडियंस का जो प्यार है सोने के साथ में उसकी बात हो, तो यहाँ पर डिमांड हमेशा देखी जाती है। लोग इसको एक सेफ हेवन के रूप में यूज़ करते हैं। तो स्पेशली हमने देखा है जब भी अनसर्टनिटी होती हैं उस वक्त पर डिमांड और भी बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल यूज़ सोने का ना के बराबर है। मेन यूज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका कंजम्पशन ही है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। लोग समझते हैं कि भविष्य में जैसे महंगाई बढ़ेगी सोने का भाव बढ़ता रहेगा और हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो शादी विवाह की बात हो या कोई त्यौहार की बात हो, तो सोने की डिमांड रहेगी ही। इसलिए लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। और इस स्तर पर जो भाव अभी हैं उस पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा ट्रेडिंग के हिसाब से, बट यदि आप डेफिनेटली स्टोर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको किस्तों में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सही है। लेकिन जो चांदी की बात आपने कही कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़, तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है चांदी के। लोग देखिए बर्तन भी, अगर हम इंडिया की बात करें तो 60% ऑफ द इंटरनेशनल, यदि वर्ल्ड में जो टोटल सिल्वर वेयर यूज होते हैं 60% कंजम्पशन इंडिया में ही है। तो इंडिया में चांदी के बर्तन भी यूज होते हैं। जो कर सकते हैं अफोर्ड तो चांदी के बर्तन भी रखना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो है इंडस्ट्रियल यूज़ की, इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो कोई नया नहीं है। 2022 में जब सिल्वर ETF लॉन्च हुए थे उस वक्त फंड हाउसेस ने इस बात को काफ़ी प्रमोट किया था। उससे पहले शायद लोगों की नज़रों में इतनी बात ना हो, उनके माइंड में ना आती हो, पर जब 2022 में सिल्वर ETF पहली बार आए उस वक्त पर फंड हाउसेस ने बहुत बारीकी से इसकी जानकारी दी कि किस तरह से सैटेलाइट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स या स्विचेस में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन तब लोगों को उतना इंटरेस्ट चांदी में नहीं आया। चांदी में इंटरेस्ट कब आया? जब 2025 में चांदी के भाव या 24 से 25 में बहुत तेज़ी से बढ़े। तो एक बात ध्यान रखिए कि डेफिनेटली चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा और ये बढ़ेगा ही। लेकिन निवेशक अक्सर जो रिसेंट टाइम में प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है उसको देखकर निवेश करते हैं, शायद वो कई बार रिस्की भी हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है सोने के मुकाबले। तो यदि आप सोना और चांदी दोनों रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो अगर 10%, 12% सोना है तो आपके पास में मतलब चांदी जो है 3%, 5% उतनी ही रहनी चाहिए। ज़्यादा निवेश आपका सोने में हो जो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज प्रोवाइड करेगा। और चांदी को ज़्यादा करके यदि आप टैक्टिकल एलोकेशन के रूप में रखना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप हमेशा उसमें बने रहें, या फिर आप किस्तों में बहुत लंबे समय के लिए निवेश करें। तब वो अगर उसमें गिरावट भी आएगी, वो गिरावट का नुकसान आपको नहीं होगा। तो चांदी के लिए आपका निवेश की अवधि सोने के मुकाबले कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। चांदी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होती है, हार्ट अटैक भी लोगों को मुझे लगता है इसकी गिरावट से ही ज़्यादा आता है। अच्छा सर, मैं अगर ETF के पैरामीटर्स की बात करूं तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं या मेरा व्यूअर कैसे सेलेक्ट करे? क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि अलग अलग ETF का जो रिटर्न है वो अलग अलग है, और ये इंसानी प्रवृत्ति होती है कि जहाँ ज़्यादा मिल रहा होता है हम उधर ही जाना चाहते हैं। 0.1% भी जिधर ज़्यादा मिल रहा हो लोगों का रुझान उधर ज़्यादा होता है। तो अगर मैं ETF
ETF के फंडामेंटल तो नहीं, पैरामीटर आपसे समझना चाहूँ कि आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो वो मुझे आप बताइए। क्या एक्सपेंस रेशियो हम देखें, ट्रैकिंग एरर देखें, लिक्विडिटी देखें, आप क्या क्या देखते हैं ETF सेलेक्ट करते समय? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि जो प्राइस में डिफरेंस की आपने जिक्र किया वो क्यों होता है। एक जब दोनों ही गोल्ड ETF हैं, दोनों का अंडरलाइंग असेट गोल्ड है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस आएगा सप्लाई एंड डिमांड से और एक्सपेंस रेशियो से। तो दो चीज़ें हैं। तो पहली बात, जैसा एक्सपेंस रेशियो समझना तो बहुत आसान है, जिसका एक्सपेंस कम होगा उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सप्लाई और डिमांड को लेकर। ये कहाँ से तय होगी? ये होगी लिक्विडिटी से। तो जहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी है वहाँ पर आपको इस तरह का नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा देखें कि आप जिस किसी ETF में निवेश कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में, उसमें लिक्विडिटी कैसी है। अगर उसका साइज़ बहुत छोटा है, निवेशक उतने नहीं है, वॉल्यूम ट्रेडिंग का बहुत कम है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी वहाँ पे कम होगी। तो लिक्विडिटी कम होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रीमियम और डिस्काउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सोचिए ना, सिंपल भाषा में, मेरे पास में एक गोल्ड ETF है और मुझे बेचना है, पर वहाँ पर खरीदार ही नहीं, मेरे पास में खरीदने वाले लोग हैं ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा? डिस्काउंट ऑफर करूँगा, भाई कोई तो खरीद ले मेरे से। तो मैं डिस्काउंट ऑफर करते जाऊँगा। तो मैंने डिस्काउंट ऑफर किया, चलो बिक गया। अब अगला निवेशक जिसको खरीदना है उसे मालूम है कि पिछले वाले ने कम भाव में बाई किया था, मुझे तो और कम में करना है। उसने जो अपना ऑर्डर प्लेस किया और भी कम कर दिया, और मेरी मजबूरी है, मुझे तो निकलना है, बायर है ही नहीं मेरे पास में, मैं और प्राइस कम करूँगा। तो मार्केट में जो प्राइस कम ज़्यादा होते हैं वो सप्लाई डिमांड के हिसाब से होते हैं। तो सप्लाई डिमांड इसलिए होगा अगर लिक्विडिटी, ठीक है, वो सप्लाई डिमांड अलग है कि ओवरऑल मार्केट में अगर पूरे सोने में डिमांड कम हो रही है या डिमांड ज़्यादा हो रही है, पर डिमांड है मान लीजिए, पर उसके बाद भी मेरा जो ETF है उसके लिए बायर नहीं है, निवेशक नहीं है, तो फिर क्या करूँगा? मतलब डिमांड कम हो गई मेरे लिए। तो हमेशा देखें जो पॉपुलर ETF हैं, जिन AMCs में ज़्यादा काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, लिक्विडिटी है, उसमें निवेश करने की कोशिश करें। और अगर मैं पोर्टफोलियो का ओवरऑल एलोकेशन आपसे समझना चाहूँ, आपने ये तो बताया कि 10% अगर आपने गोल्ड में निवेश किया हुआ है तो सिल्वर 3% ही होना चाहिए। पूरा मैं अगर मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन आपसे समझूं, उसमें फंड्स भी हैं, स्टॉक भी हैं, रियल एस्टेट भी है, कोई आपसे समझने आता है तो आप कैसे उसको समझाते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करे, एलोकेट कैसे करे बजट? देखिए, पहली बात हम करते हैं एसेट एलोकेशन की। तो उसके हिसाब से हमेशा तीन चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रिस्क एपेटाइट, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो कितने समय के लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में यदि आप कह रहे हैं कि आप यंग हैं, लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है, तो फिर तो बहुत सिंपल हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20%, आप 15% कह लीजिए एवरेज, उतना आपके पास में सोना चांदी होना चाहिए। और ज़्यादा सोने में थोड़ा बहुत चांदी में लेके आप एलोकेशन बना लीजिए, ताकि हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हम बात आज सोने चांदी कर रहे हैं, पर मेरा जो ज़्यादा कन्विक्शन है वेल्थ क्रिएशन को लेकर वो इक्विटी में रहेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ से आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा वेल्थ क्रिएशन में। लेकिन साथ में एक बात ये भी समझना ज़रूरी है, पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, सोना और इक्विटी ऑलमोस्ट, हम निफ्टी 50 की अगर बात करें, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मिड कैप ने कैसा रिटर्न दिया, स्मॉल कैप ने कैसा दिया, एक्टिव फंड ने कैसा परफॉर्म किया, बट निफ्टी 50 की बात करें और गोल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम CAGR यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि गोल्ड भी एक अच्छा एसेट क्लास बन गया है जहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे में यदि बात समझते हैं हम लोग, तो अगर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रिस्क को समझ सकते हैं, तो वो जो 20% की मैं बात कर रहा हूँ, 15% की बात कर रहा हूँ, एलोकेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो टैक्टिकल एलोकेशन के हिसाब से भी आप गोल्ड सिल्वर में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप सिंपल तरीका रखना चाहते हैं कितना करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप 60% एलोकेशन इक्विटी में रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप 15 से 20%, 20 भी कह लें, तो उतना आप गोल्ड में रखिए, और बाकी का जो है डेट में रखिए। अब बात है रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट में पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं एक फिजिकल असेट एक्वायर करने की बात कर रहा हूँ, हर एक के बस की बात नहीं होती है, वो अलग चीज़ हो जाती है। हम अगर 10,000 20,000 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम गोल्ड में भी कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं, और इक्विटी में भी कर सकते हैं, डेट में भी कर सकते हैं। पर रियल एस्टेट में जनरली फिजिकल एसेट 1-2 लाख में एक्वायर नहीं होता है, तो हम करेंगे नहीं। अब चलिए, आपको करना भी है तो आप पर रीट्स का एक ऑप्शन होता है, रीट्स और इन्विट्स के थ्रू आप करते हैं,
तो उसे आप इक्विटी का ही पार्ट मान लीजिए कि आपने इक्विटी में जो 60% की बात की वहाँ पर 10% आपने रीट्स में भी कर लिया, तो वो 60% मिला के हो जाएगा और 20% आपका गोल्ड सिल्वर हो गया, बाकी का डेट हो गया। ये एलोकेशन बना के आप लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं, फिर आपको बार बार बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप देखेंगे कि गोल्ड में या इक्विटी में एलोकेशन बढ़ गया बिकॉज परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, उसको रीबैलेंस करते रहिए समय समय पर और आप उसके साथ निश्चित तरीके से बढ़ते रहिए। एज जब आपकी या तो गोल के पास पहुंच जाएंगे या एज बढ़ जाएगी, रिस्क कम करना होगा, उस वक्त पर इक्विटी में निवेश कम कर लीजिए और उस वक्त डेट में बढ़ा लीजिए, गोल्ड में थोड़ा बढ़ा लीजिए, उस हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। ठीक है सर, मुझे आप ये भी बताइए कि एक स्कीम थी जो कि रह गई मेरा आपसे पूछना, और वो ये है कि ज्वेलर स्कीम देते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ ही सिप की शुरुआत कर लो और 11 महीने तक आप पैसे दो, 12वें महीने का जो आपका सिप रहेगा वो हम डाल देंगे और फिर हमारे यहाँ से आकर के आप गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हो सेम प्राइस में जब आप शुरुआत करोगे इस स्कीम की। तो ये जो ज्वेलर्स स्कीम देते हैं, जिनको बहुत से लोग आई एम श्योर कभी ना कभी किसी ने ज़रूर ख़रीदा होगा, मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो क्या इन स्कीम्स में पैसा डालने के फेवर में आप रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि एक एडवांस पेमेंट ऑप्शन है, यानी कि आपको 1 साल के बाद सोना खरीदना है और एडवांस में आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी आप गोल्ड बाई नहीं कर रहे हैं, आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, तो हर महीना आप पैसा पे करते गए और उसके बाद में 1 साल की अगर स्कीम है, 1 साल के बाद में आपको सोना मिल जाएगा। तो ये एडवांस पेमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 चीज़ें हैं। एक तो रिस्क, क्योंकि ये कोई रेगुलेटेड चीज़ नहीं है। जब आप बात करते हैं फिजिकल गोल्ड, आपने आज ही पैसा दिया और आज ही सोना खरीद लिया, तो आप सेफ है कि सोना आपके पास आ गया, फिर चलो रखना कहाँ पर है उसको, उसके सिक्योरिटी को लेकर चिंता अलग बात है कि लॉकर में रखना पड़ेगा। पर एक बात तो पता है कि सोना मेरे हाथ में आ गया। ETF बाई करते हैं, म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ आपको चिंता नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले कई बार ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लेंट भी आई हैं कि जहाँ पर अच्छा खासा एक ज्वेलर था जिसका कई जगह ब्रांचेस थी मुंबई के आसपास में, और फिर वो एक दिन गायब हो गया। तो चलिए आप कहेंगे कि वो ज्वेलर दूसरा था, हम तो ऐसे ज्वेलर के पास करते हैं जो बहुत बड़ा ब्रांड है, मान लेते हैं। पर यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, आपको सोना आज नहीं मिल रहा है, तो आप क्यों पहले पैसा देके और बाद में चाहते हैं? इससे अच्छा आप ETF में या म्यूचुअल फंड में बाई कीजिए। आज के आज जब पैसा पेमेंट करेंगे उसके सामने आपको यूनिट्स मिल रही हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो जो एडवांस पेमेंट की स्कीम्स हैं उसके बेहतर आपके पास विकल्प हैं, तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। हम हमेशा सोना खरीदने की बात करते हैं सर, ज़्यादातर एक्सपर्ट से भी सवाल यही पूछा जाता है कि सोना कब खरीदें, क्या ये सही समय है सोना खरीदने का? मुझे आप ये समझाइए कि सोना बेचने का नियम क्या रहता है? अगर मैं निवेश कर रही हूँ तो वो कौन सा समय रहता है जब मैं ये समझूं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू क्विट, वो मुझे आप समझाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात, आपने ख़रीदा क्यों था? अगर आपने इस लक्ष्य से ख़रीदा है कि मुझे 15 साल के बाद में उस सोने को बेचकर या ETF या यूनिट्स को बेचकर जो पैसा आएगा उससे मुझे फिजिकल गोल्ड बाई करके मेरी बेटी के लिए ज्वेलरी बाई करनी है या मुझे कोई और मकसद के लिए वो पैसा इस्तेमाल करना है, तब आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, आप निवेशित रहिए। जैसा मैंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो का वो 15-20% हिस्सा है वो बना रहेगा। तो जिस दिन मुझे गोल अचीव करना होगा उस दिन मैं उसे बेचूंगा। तो ये तो सिंपल हो गया। दूसरा, आपने अगर टैक्टिकल एलोकेशन किया था ये सोचकर कि मुझे मालूम है कि इस वक्त पर इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और गोल्ड अच्छा करेगा, तो मैंने गोल्ड में एलोकेशन बढ़ा दिया था। तो जैसे ही मुझे अब मालूम चला कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, जो हमने देखा अभी, अगर अप्रैल मई की बात करें, जब हमने देखा कि गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मकसद क्या है? अगर आपका मकसद ये था कि नीचे के भाव में मैं एंट्री करूँगा और जब प्रॉफिट बन जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो जैसे आपको लगे कि अब प्रॉफिट बन गया है या प्राइस काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, अनसर्टनिटी अब कम हो रही हैं, या जैसे अभी हम बात करें गोल्ड पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है, ड्यूटी बढ़ाई तो ऑटोमेटिकली सोने का प्राइस बढ़ गया। अब गवर्नमेंट ड्यूटी कम करने वाली है, तो अगर ड्यूटी कम अगर कम करने वाली हो, ऐसा नहीं कि करने वाली अभी, अगर कम करने वाली हो कभी, तो मालूम है कि ड्यूटी कम होगी तो सोने का प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि अब सोना उतना नहीं बढ़ेगा या और रेट कम होने वाले हैं, तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वो एक चीज़ है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप करते हो तो फिर आपको सोचना नहीं है, जब तक गोल अचीव नहीं होगा तब तक आप निवेशित रहेंगे। जब गोल आपका
अचीव हो जाएगा, उस वक्त आप निवेश को अपना विड्रॉ करके पैसों को और अपना इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सिल्वर के ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ सर। 2025 में हमने देखा कि सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को, और आगे के लिए भी सभी एक्सपर्ट जब ये बता रहे हैं, आपने अभी खुद ही हमें बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल यूज़ में भी सिल्वर अब आ रहा है, और आने वाला समय अगर मैं कहूँ ईवीज़ का ही है, रिन्यूएबल एनर्जी का ही अगर आने वाला दौर है, कई साल अगर इसी के हैं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इन फ्यूचर भी सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी? सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा ये कहना मुश्किल होगा, ये कई बातों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये जरूर है कि सिल्वर भी गोल्ड के साथ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन चांदी जो है स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल यूज़ भी है उसका। और इसके लिए जैसा आपने भी कहा, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या फिर हम और प्रोग्रेस की बात करें, सैटेलाइट में उसका इस्तेमाल की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके इस्तेमाल की बात हो, वो कंजम्पशन बढ़ने वाला है, यूजेस बढ़ने वाले हैं। तो उसको देखते हुए डेफिनेटली मैं कहूँगा कि सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। पर जो बात मैंने पहले भी कही थी कि यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए निवेशक जो हैं वो सिल्वर में एक तो जिनका जोखिम सहने की क्षमता ज़्यादा है वो निवेश करें। दूसरी बात, तैयार रहें कि बीच बीच में आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सोने की बात कर लीजिए, सोने का भाव मेरे हिसाब से कुछ 1,80,000 रुपया पर तोला या पर 10 ग्राम से के तक गया था, और नीचे आके 1,40,000 के आसपास तक आ गया। बट अगर आप चांदी की बात करें तो 4,22,000 रुपया पर केजी का भाव गया था कुछ महीने पहले, जो गिरकर 2.5 लाख के आसपास आ गया। तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है सोने और चांदी में। तो इसके लिए चांदी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उतार और चढ़ाव ये दोनों बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए चांदी में निवेश जो है एक तो कम करें, समय ज़्यादा लंबा हो, और ऐसे निवेशक ही करें जिनको ये जब ऊपर नीचे काफ़ी होता है भाव तो उससे बहुत चिंता नहीं होती है, क्योंकि यदि नींद नहीं आएगी आपको उसको देखते हुए, तो फिर करने का मतलब नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। पर यस, मैं एक बात बिल्कुल कहूँगा कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए चांदी को, और ज़्यादा करके एक साथ बाय करने की बजाय उससे अगर किस्तों में करेंगे तो बेहतर होगा। शालिनी जी, बताऊंगा आपको एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन चांदी का भाव 4,20,000 4,22,000 का था, मुझे एक निवेशक का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे पूछा कि आप तो हमेशा बात करते हो, नहीं, मुझे पूछा कि मैं चांदी में इन्वेस्ट करूं क्या। तो मैं बोला अभी मत कीजिए। तो बोला इतना अच्छा रिटर्न मिला है, क्यों नहीं करूं। तो मैंने कहा इसलिए मत कीजिए ना क्योंकि भाव बहुत बढ़ गया है, आप मत कीजिए। तो फिर वो बताने लगे कि आप तो हमेशा बात करते हो एसेट एलोकेशन की और हमेशा कहते हो कि आपका निवेश सभी में होना चाहिए। तो मैंने कहा ये बात तो मैंने 2 साल पहले कही थी ना आपसे, तब आपको ये बात नहीं समझा, आज क्यों समझ में आ रही है? सिर्फ इसके लिए क्योंकि आपको लग रहा है कि सबने पैसा बनाया और मेरा मिस हो गया। ये फोमो है, ये प्रिंसिपल नहीं है। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि प्रिंसिपली आपके पोर्टफोलियो में चांदी होनी चाहिए, छोटे परसेंटेज में। ये देख के मत कीजिए कि पिछले कुछ समय में अच्छा रिटर्न बना, अब नीचे आया हुआ है तो क्या अभी जल्दी फिर से वो 4,20,000 पहुंच जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन यस, एक उम्मीद के साथ, सही एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको अपने पोर्टफोलियो में चांदी को शामिल करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, किसी ने अपने पोर्टफोलियो में अगर ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है ना सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका निवेश है ही नहीं, ना सोने में ना चांदी में, तो क्या इसको आप बहुत बड़ी गलती मानते हैं? देखिए, ऐसा तो बहुत जगह मिलेगा आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गलती तो है किसी भी निवेशक ने अगर प्रॉपर एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया है तो गलत है। बट गलत है इसके लिए क्योंकि आपका पैसा नहीं बन रहा है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ अलग तरह से इन्वेस्ट करते हैं। मैं से ऐसे कहूँगा कि क्या बिजनेस करना सही है या फिर नौकरी करना सही है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो समय पे सैलरी आ जाती है, भले लिमिटेड आती है, पर वो 1 तारीख को अकाउंट में आ जाती है, आप खुश हैं कि भाई सही है। बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में तो गोल्ड सिल्वर में नहीं किया, मान लीजिए उसने पूरा निवेश एफडी में किया है, उसे चाहिए कि मुझे फिक्स रिटर्न मिल जाए, मुझे इक्विटी भी नहीं करना है, मुझे गोल्ड भी नहीं करना है। एक निवेशक ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा इक्विटी में किया है, ज़्यादा भरोसा था, गोल्ड सिल्वर में नहीं किया। तो कई कारण हो सकते हैं। पर यस, मैं बिल्कुल सहमत हूँ
आपकी बात से कि यदि आपने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन नहीं लिया है तो कुछ तो आप मिस कर रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे तो कुछ आप मिस करेंगे। तो इसके लिए जिन निवेशकों ने नहीं किया है उन्हें अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड को शामिल जरूर करना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर में जिसने निवेश नहीं किया है उसने बड़ी गलती की है, ये आपने समझाया। अब मुझे ये बताइए, जिसने गोल्ड एंड सिल्वर में ज़्यादा निवेश कर दिया है, जो बजट एलोकेशन आपने बताया उससे ज़्यादा अगर किसी का निवेश है, किसी ने 30% किया है, किसी ने सोने में 40% निवेश किया हुआ है, तो क्या वो बहुत बड़ी गलती है? बिल्कुल गलती है, क्योंकि आप दूसरी चीज़ जो है उसे मिस कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर चांदी में ही मान लीजिए या सोने में आपने बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ था और आपने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया, प्राइस करेक्शन हो गया तो आपको ख़राब लग रहा होगा, काफ़ी नुकसान हो गया मेरा। अब यहाँ पर तो अभी क्या हुआ, हम इस वक्त की बात करें तो इक्विटी ने रिटर्न बहुत अच्छे नहीं दिए हैं, तो निवेशक सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है, मुझे सोने में चांदी में जितना रिटर्न मिला वो मेरे इक्विटी से बेहतर है, इसके लिए मैं खुश हूँ। पर अगर लॉन्ग टर्म की हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर आपको निराशा होगी। तो इसके लिए यदि आपका एलोकेशन इक्विटी में बहुत कम है और गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से सही समय है कि आपको अपने एलोकेशन को सही करना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे ही यहाँ से इक्विटी में तेज़ी आना शुरुआत हो जाएगी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होनी चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए। और इस हिसाब से यदि आपने जो कहा कि 40-50% आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल से कम करके आपको दूसरे एसेट क्लास में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। सर, गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट में बहुत से लोग अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है डॉलर इंडेक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसा कोई इंडेक्स या ऐसा कोई इंडिकेटर है क्या, कोई रेशियो ऐसा है क्या जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले? ये गोल्ड सिल्वर रेशियो नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि जो डॉलर की आपने बात की वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, मैंने पहले भी कहा। तो इसके लिए अगर मेरा डॉलर महंगा होगा, रुपया कमज़ोर होगा तो सोना महंगा हो जाएगा, वो बात तो तय है। पर उसके अलावा जो दूसरी बात ये भी समझना ज़रूरी है यहाँ पर कि इक्विटी और गोल्ड के बीच में माना जाता है कि जो कोरिलेशन है वो पुअर होता है। यानी कि यदि इक्विटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, इक्विटी में तेज़ी है, तो शायद उसका असर यहाँ पर गोल्ड पर नहीं देखने को मिलेगा। पर एक्सेप्शनली आप देखें तो हमने ऐसा भी देखा है कई बार कि सोने में भी तेज़ी थी और उसी वक्त पर इक्विटी में भी तेज़ी देखी जा रही थी। तो अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा था, इससे पहले और के बाद सोने में निवेश के नियम बदल गए हैं। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जब इक्विटी में तेज़ी देखी जाती है उस वक्त पर भी सोना अच्छा रिटर्न दे पा रहा है। एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूँगा या दोहराना चाहूँगा कि पहले हम क्या कहते थे, हमेशा जब अपने अभी जिक्र भी किया था कि हम पहले शो करते थे, आपके साथ भी जी बिजनेस पर शो किया, उस वक्त पर हमेशा यही बात होती थी, या आज भी मैं हमेशा ये कहता हूँ, अक्सर कहता था कि जो सोना है वो एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो महंगाई को मात देनी है तो उतना आपके पास होना चाहिए। पर अगर आप देखें पिछले कुछ समय का रिटर्न, तो सोने ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप उस हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से हर वक्त पर नॉट ओनली फॉर दिस बट क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, उस हिसाब से भी सोना आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो सिर्फ ये ना सोचें कि अगर आपने एलोकेशन बहुत ज़्यादा किया है तो उसको तो कम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एलोकेशन हिसाब से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सोने चांदी में ज़्यादा निवेश भी आप करके चल रहे हैं। 40-50% तो नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा है वो करना चाहिए। और अब बात जो चल रही थी कि पैरामीटर की, तो आप बिल्कुल डॉलर के प्राइस को जरूर देखें, पहली बात। और कोरिलेशन जो है उसको इक्विटी के साथ देखना बनता है, बट जैसा मैंने कहा कि आजकल वो बहुत काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा ध्यान जो होना चाहिए आपका वो अनसर्टनिटी पे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर जैसे ट्रंप ने क्या बोला, या युद्ध के चांस कितने हैं, सीज फायर हो सकता है जल्दी नहीं हो सकता है, इस तरह की जियोपॉलिटिकल न्यूज़, या सरकार ने जो अभी ये बढ़ाया हुआ है, ड्यूटी बढ़ाई हुई है, क्या उसे कम करने जा रही है, आप इन बातों पर आप ज़्यादा ध्यान दें।
में पोर्टफोलियो में कौन कौन से एसेट होने चाहिए ये भी सर डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो भी चाहती हूँ आप मुझे प्रायोरिटी वाइज बताएं, क्या इक्विटी सबसे ऊपर है, गोल्ड सबसे ऊपर है, वो एसेट में समझना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के पोर्टफोलियो में बिटकॉइन भी है सर, इथेरियम है, क्रिप्टो में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में तो एनीवेज लोग करते ही हैं, डेट में भी पैसा रखा हुआ है, एफडी में भी पैसा रखा हुआ है, मैंने देखा है सेविंग अकाउंट में भी थोड़ा बहुत लोग रख ही लेते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो एसेट एलोकेशन है वो क्या रहना चाहिए, और टॉप 3 एसेट आप किसे मानते हैं? देखिए, हम जब खाना खाते हैं ना तो उसमें टॉप ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ रोटी खाऊंगा और मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, तो कौन सा टॉप है। रोटी भी इम्पोर्टेंट है, सब्जी भी चाहिए, है ना, दाल राइस वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, है ना। तो सब कुछ होगा तभी होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत पिकल भी ठीक है, थाली में होना चाहिए, और रोटी सब्जी ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा हो, पिकल थोड़ा सा हो तो चलेगा। पर उल्टा कर देंगे कि पिकल ज़्यादा होगा और आपके पास में जो मेन फूड है वो कम हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए निवेश में सेम प्रिंसिपल है कि आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए। अब आपने कहा कि कैसे प्रायोरिटी सेट करें, तो आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप एक वेल्थ क्रिएशन के इरादे से निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी मेरे हिसाब से बेस्ट आपका एसेट क्लास होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के इरादे से आप निवेश कर रहे हैं तो आपका एलोकेशन इक्विटी में ज़्यादा होगा और ज़्यादा होना चाहिए। फॉलोड बाय गोल्ड। गोल्ड में भी जैसा मैंने कहा अभी कि हमने कुछ समय से देखा है कि गोल्ड सिर्फ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि वेल्थ क्रिएशन का माध्यम भी बनता जा रहा है। तो आपका निवेश गोल्ड में भी होना चाहिए। उसके बाद बात आती है डेट की। डेट के बारे में मेरा मानना है सिर्फ कि डेट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा बहुत पैसा जरूर होना चाहिए, इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात आजकल क्या होती है कि एफडी जो होती है आपकी वो सेविंग्स अकाउंट के साथ में लिंक हो जाती है। तो रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़े पैसे की तो आप सेविंग्स अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसा निकालते हैं, तो एफडी अगर लिंक है तो ऑटोमेटिकली उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बड़ी फ़ायदे वाली बात होती है। थोड़ा पैसा आपका सिर्फ इमरजेंसी के हिसाब से थोड़ा एफडी में होना चाहिए। थोड़ा डेट म्यूचुअल फंड की बात भी करें तो स्टेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, पर ये एसेट क्लास आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हो सकते हैं। अब बात की आपने जैसे रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट भी एक अच्छा एसेट क्लास है, लेकिन अगर आप घर की, मकान की, दुकान की बात कर रहे हैं, अगेन वो आता है कंजम्पशन। घर में रहना है आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, आपको दुकान लेनी है, बिजनेस करना है, ऑफिस के लिए प्रीमाइस बाई करना है, वो अलग बात है, आप कर सकते हैं। पर अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो रीट्स की तरफ आप देख सकते हैं। रीट्स में हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, पर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में इक्विटी को आउट परफॉर्म किया है रीट्स ने। तो रीट्स में भी निवेश बनता है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, जिसके जरिए आपका निवेश रियल एस्टेट में हो रहा है। अब आते हैं जो आपने बात की बिटकॉइंस की, या हम एक अम्ब्रेला टर्म में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की, उसमें बिटकॉइन हो या दूसरा कुछ हो, तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो हमने देखा है कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा, बहुत लोगों ने उसमें पैसा लूज़ भी किया होगा। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मत कीजिए, आप कर लीजिए, पर कितना कीजिए कि छोटा सा हिस्सा की मुझे उसकी चिंता नहीं है, 2-5% मैंने एलोकेट किया है, वो कम ज़्यादा होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना कि खाने की थाली में थोड़ा सा अचार, पिकल आपने रखा हुआ है, ऐसे आपने ले लिया, वहाँ तक ठीक है। उसमें भी एसआईपी होती है, उसमें भी आप रेगुलर किस्तों में निवेश कर सकते हैं, पर उसे कभी भी अपने कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए। तो थोड़ा सा 2-1% आपको करना है, 5% करना है, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1-2% वो आप कर लीजिए अपने रिस्क के हिसाब से। पर कोर पोर्टफोलियो में आपका इक्विटी, डेट, रीट्स, गोल्ड, सिल्वर यही होने चाहिए, और उसका एलोकेशन जो होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में होगा, थोड़ा आपका रियल एस्टेट में होगा, और थोड़ा आपका डेट में होगा।
अब सर चलते चलते मैं रैपिड फायर वाले कुछ सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपको एक शब्द में या एक लाइन में इनका जवाब देना है। शुरू करूँ? पहला सवाल है सर, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। ओके। गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड? गोल्ड ईटीएफ। डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ? ईटीएफ। ऑलराइट। सिप या लमसम? ये आंसर एक में नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश फ्लो मैनेज करना चाहते हैं, हर महीने सैलरी आएगी उसमें बचाऊंगा, तो लमसम के बजाय एसआईपी ठीक है, पर पैसा है आपके पास में तो लमसम कर दीजिए, भूल जाइए। ऑलराइट। सोना निवेश है या सुरक्षा कवच है? दोनों है, आज की डेट में निवेश भी हो गया है ये। पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए, यस और नो? यस। सोना खरीदने का सही समय क्या होता है, गिरावट या किसी भी समय? किसी भी समय। आने वाले टाइम में गोल्ड से कितने % रिटर्न की उम्मीद करें? 10-12% की उम्मीद तो फिलहाल के शॉर्ट टर्म आउटलुक को देखते हुए, साल भर की बात करें तो उतनी उम्मीद रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए? अगेन डिपेंड करता है, गोल्ड में ऐसा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कौन यूएस में प्रेसिडेंट होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, पर फिर भी गोल्ड में आप अगर रिटर्न की उम्मीद से कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन 10-12% की उम्मीद के साथ ही करिए। ठीक है। अभी अगर हम सिल्वर के प्राइस को देखते हैं तो क्या वो आपको अंडर वैल्यूड लगता है? अंडर वैल्यूड तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से निवेश का सही मौका माना जा सकता है। अगले 10 साल के लिए सोना या चांदी? सोना। ओके। अपने पोर्टफोलियो में कितने ईटीएफ रखूं, एक ईटीएफ या कई ईटीएफ? सिर्फ एक। अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो सिर्फ एक गोल्ड ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ में ये पूछना चाह रहे हैं कि एक सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ अलग अलग, तब बात अलग होगी। गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ एक गोल्ड ईटीएफ। ऑलराइट, मतलब एक गोल्ड ईटीएफ रख सकते हैं, एक सिल्वर रख सकते हैं। ठीक है। आरबीआई अगर गोल्ड खरीद रहा है, ये न्यूज हमने देखी है, तो क्या वो बुलिश संकेत है क्या? बिल्कुल, डिमांड बढ़ेगी तो आपको निवेश करना चाहिए। बिटकॉइन क्या कभी गोल्ड का विकल्प बन सकता है? मुश्किल है, नहीं बन सकता। ऑलराइट, ऐसा कहते हैं ना, बिटकॉइन भी सीमित है, सोना भी सीमित है, तो बिटकॉइन इन फ्यूचर गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है या उसका एक ऑप्शन हो सकता है, तो आपके हिसाब से वो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पर अगर टाइम है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, दोनों ही क्योंकि डिमांड है और सीमित अवेलेबिलिटी है इसके लिए, पर यूज केस डिफरेंट है। गोल्ड का हम इस्तेमाल सदियों से, जितनी पुरानी सभ्यता है उतना ही पुराना गोल्ड का चलन है और गोल्ड के प्रति प्यार है। जो अगर आप बात करते हैं आप क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो का इस्तेमाल सिर्फ निवेश के हिसाब से, पैसा बनाने के हिसाब से कर रहे हैं, उसका कभी ऑर्नामेंटल यूज़ नहीं होगा, कोई उसे गले में पहन के नहीं घूमेगा, तो दोनों का यूज़ केस अलग है। सीमित अवेलेबिलिटी है वो सही है, पर यूज़ केस डिफरेंट है, इसके लिए मेरे हिसाब से गोल्ड एक बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब सर चलते चलते 100 बात की एक बात हमें बता दीजिए, एक लाइन में अगर मैं समझना चाहूँ तो गोल्ड में निवेश का सबसे बड़ा नियम आपके हिसाब से क्या है? पोर्टफोलियो का 15-20% हिस्सा और किस्तों में निवेश करना ये बेहतर विकल्प होगा। थैंक यू सो मच सर। गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के ऊपर तो हमने बहुत मैं कहूँगी विस्तार से आपके साथ चर्चा की है, लेकिन इन फ्यूचर हम म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपसे बात करेंगे और किस ढंग से इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ी गलतियां इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन सभी मुद्दों पर आगे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज आपने इतना हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शालिनी जी। थैंक यू सर।